हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम लोग ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें जो है अब जो है वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग हो सकता है आप लोग देख नहीं पाते होंगे वीडियो पूरा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को जो है पहले पूरा देखेंगे और उसके बाद आप लोग जज करेंगे कि क्या लेवल है क्या लेवल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, दिखाई दे रहा है सबको ठीक से, ये ट्रायंगल हो गया आपका ना। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी और सी। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी और सी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट डी है और यहाँ पर पॉइंट ई है। यहाँ से इस टाइप का एक लाइन गया है जो बीसी के पैरेलल नहीं है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बीसी के क्या है, ये पैरेलल नहीं है, इसका नाम क्या है, डी और ई, डी और ई, ठीक है। लाइन डी ई बीसी के पैरेलल नहीं है, ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि एंगल बी मेरा कितना डिग्री दिया है, 70 डिग्री। उसके बाद एंगल ई कितना दिया है, तो ये भी कितना दिया है मेरा 70 डिग्री, ठीक है ना। 70 डिग्री और 70 डिग्री हो गया यहाँ तक। अब इसमें बोल रहा है कि एडी जो है 12 सेंटीमीटर है, तो एडी को हम 12 सेंटीमीटर ले लिए, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए ई मेरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि ईसी कितना है मेरा, ईसी मेरा है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि हमको बीडी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बीडी को हम मान लेते हैं एक्स, बीडी को क्या मानते हैं, एक्स मान लिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले और एक बात और, हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं और जहाँ जहाँ कंसेप्ट आएगा वहां पर कंसेप्ट बताएंगे ना। और इसके बाद जो है अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो उसके बाद जो है हम लोग ज्योमेट्री जो है शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे, वैसे ही हर टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो है आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा। किसका लगेगा कंसेप्ट, सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। हिंदी में समरूपता, हिंदी में क्या, समरूपता। सिमिलरिटी जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। और सिमिलरिटी यानी कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कम से कम दोनों ट्रायंगल से दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल से कितना, दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा दो ट्रायंगल है, कौन कौन ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए डी ई है, ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, यानी एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। तो छोटा ट्रायंगल का क्या नाम है, ए डी ई, और बड़ा ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। तो यहाँ पर अगर कंपटीशन वाइज देखा जाए तो इसको हम लोग इतना नहीं करेंगे, लेकिन जो भी अगर शुरू पढ़ रहा होगा तो हो सकता है उसको समझने में दिक्कत हो, अब तक तो से आंसर आ जा रहा था ना। तो ए डी, ए बी, ए ई, ए सी, डी ई और बी सी दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पेपर में लिखना नहीं है, ध्यान में रखना है, पहले से हम बोल रहे हैं। तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं, यहाँ पर कितना हुआ, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी ना। तो ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ए है और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल ए है, हो गया ना, एंगल ए और एंगल ए इक्वल हो गया। सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रायंगल ए डी ई में ध्यान से देखिए, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी कितना दिया है, 70 डिग्री। वैसे ही एंगल ए बी सी कितना दिया है, 70 डिग्री ना, 70 डिग्री और 70 डिग्री से दिया। तो यानी कि एंगल ए ई डी इक्वल किसके हो गया, एंगल ए बी सी के, एंगल ए ई डी और एंगल ए बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर किसके हो गया, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल ए बी सी के
कैसे, तो ए से यानी कि एंगल यानी कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC समरूप हो गया एक दूसरे के, कैसे, एंगल से, ठीक है ना। तो जैसे सर्वांशम में यानी कि कंग्रेन सम जब भी दो ट्रायंगल करते हैं तो उसमें हम लोग का क्या आता है, उसमें हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो संगत भुजा होता है सारे के सारे क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। जब भी दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं उसमें जो है, जब भी दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं तो उसमें जो है हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि अनुपात। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, ज्यादा यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है ना। तो देखिए इसको लिखना पहले कैसे लिखेंगे, हो गया ये। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए के सामने का भुजा क्या है, पहले चेक कर लेंगे कौन किसके इक्वल है। एंगल ए इक्वल हो गया, एंगल बी कितना है 70 डिग्री हो गया। इसमें एंगल ई कितना है मेरा, यहाँ पर ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, एंगल ए इक्वल हो गया। तो ऑटोमेटिक एंगल डी और एंगल सी भी क्या होगा मेरा, इक्वल हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एंगल डी, हम हट जाते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, एंगल डी और एंगल सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, अगर हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो जितना भी रेशियो हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो जो है आपको 3 फॉर्म में मिलेगा। या तो आपको फ्रैक्शन का फॉर्म मिलेगा यानी कि भिन्न के, या तो आपको डेसिमल के फॉर्म में मिल सकता है यानी कि दशमलव के रूप में, नहीं तो ऐसे तो मिलता ही है, ऐसे जो दिखते हैं उसको रेशियो ही बोला जाता है ना। तो आपको 3 फॉर्म मिलता है रेशियो। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे कैसे, तो 70 डिग्री के सामने की भुजा कौन है यहाँ पर, तो 70 डिग्री के सामने भुजा कौन है, AC है। 70 डिग्री के सामने भुजा कौन सा है, AC है। और यहाँ पर ट्रायंगल ADE में 70 डिग्री के सामने का भुजा कौन सा है, 70 डिग्री के सामने का भुजा कौन सा है, तो AD है, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, AD बोलेंगे। उसके बाद 70 डिग्री का काम खत्म हो गया, उसके बाद एंगल D यहाँ पर। और एक बात और, हम लोग न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर में, न्यूमरेटर यानी कि अंश में सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, तो उसी को हमेशा लेकर चलेंगे न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर 70 डिग्री हम लोग लिए थे, तो 70 डिग्री काम हो गया। इसके बाद हम लोग लेंगे एंगल C को, इसके बाद किसको लेंगे, एंगल C को। तो एंगल C का सामने वाला साइड कौन सा है, तो एंगल C का सामने वाला साइड मेरा है AB है, ठीक है ना, AB हो गया। यहाँ पर एंगल C किसके इक्वल था, तो एंगल D के इक्वल था। तो एंगल D का सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, AE, क्या हो जाएगा, AE, ठीक है। उसके बाद एंगल, इसमें एंगल A के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। यहाँ पर एंगल A का सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। तो हम लोग को ये सब काम नहीं करता, जो हम मिटा रहे हैं वो काम नहीं करना था, हम लोग को सीधा यहाँ पर आना था, ठीक है ना। हम लोग कहाँ पर आना था, सीधा यहाँ पर आना था, और यहीं से मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो AC बाई में AD। अभी ये डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो हो सकता है कोई किसी को कंफ्यूजन हो सकता था कि ये आया कहाँ से, इसलिए हम इतना यहाँ पर इसका वर्णन किए हैं ना। तो AC बाई में AD इक्वल AB बाई में AE इक्वल क्या होगा, BC बाई में DE। तो जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। तो AC का वैल्यू मेरा कितना है, AC का वैल्यू कितना है, तो AC किससे बना है, AE प्लस EC से। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 + 14 कितना हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर ना। उसके बाद AD का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 लिख लेंगे यहाँ पर, हो गया इक्वल। अब AB का वैल्यू बोला है, तो AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू है AD प्लस BD यानी कि 12 + x। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 + x बाई में। उसके बाद AE का वैल्यू कितना है, 8 है। उसके बाद BC का वैल्यू नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे, DE का वैल्यू नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे ना, इसका जरूरत नहीं है।
तो इसी से मेरा इक्वेशन, इसी से मेरा x का आंसर आ जाएगा। तो कटा सकते हैं इसको, 4 2 जाए 4 3 जाए, कट गया ना। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, और 3 × 12 प्लस x ये हो गया। तो 44 प्लस ये कितना हो गया 36 प्लस 3x, ये कितना हो गया 8 = 3x, यानी कि x इक्वल कितना हो जाएगा 8 में, x इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 8/3 आंसर। यानी कि जो BD पूछा था उसका आंसर कितना होगा मेरा 8/3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सीधा हम लोग को यहाँ पर आना था, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद ये, उसके बाद ये प्रोसेस चलता है, पीछे वाला कोई काम नहीं करना है। बस हम यहाँ पर जो डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर बस बताएं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं हम। क्लियर दिख रहा है ना। उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है, या आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का लेवल हल्का है या काफ़ी टफ है या मॉडरेट कंडीशन में है ना। तो आप लोग बोलिए जरूर, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होता है, बिना बोले पता नहीं चलता है ना। इसको मिटा दें अब हम, एक बार फिर से हट जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे ना। तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको, इसको मिटाते हैं तब तक से। चलिए, दूसरे क्वेश्चन को सभी ने पढ़ लिया ना, दूसरा क्वेश्चन को सभी ने पढ़ लिया। तो यहां पर बोला है कि यदि बहुभुज, तो बहुभुज यानी कि पॉलीगन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश में, यानी कि पॉलीगन के बारे में यहाँ बात कर रहा है, पॉलीगन। तो पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, तो पॉलीगन का मतलब पॉली से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है, ये हाथ में लग रहा है, पॉली से ही पता चल रहा है ये कि इसमें काफी सारा यहाँ पर साइड होगा ना। बहुभुज, बहुभुज से पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत सारा, और भुज हो गया भुजा, ठीक है ना। तो यानी कि पॉलीगन नहीं बहुभुज। तो अगर आपसे ये पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन है, यानी कि सबसे छोटा बहुभुज कौन है, तो किसका हम लोग नाम लेंगे, ट्रायंगल का। सबसे छोटा बहुभुज कौन हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल हो जाएगा। और सबसे बड़ा बहुभुज अगर कोई पूछे, सबसे बड़ा बहुभुज अगर पूछे तो, अच्छा एक मिनट, और ये जो आई कांटेक्ट है यानी कि कैमरा से, तो हमको पता नहीं चल रहा है कैमरा किधर है ना, तो हम इधर उधर देख रहे हैं, इसलिए इसको माइंड मत करिएगा। हाँ, सबसे छोटा बहुभुज कौन है, तो ट्रायंगल है। और सबसे बड़ा बहुभुज कौन है, बहुभुज यानी पॉलीगन, तो उसको किसका नाम लेंगे हम लोग, सर्कल का नाम लेंगे। इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे, अभी नहीं। सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा इसको लिख देते हैं हम, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया ना, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। और जो भी वीडियो स्टार्टिंग किया देखना, और 2-3 मिनट बाद बंद कर दी, इसको कैसे पता चलेगा, अगर जानता है तो ठीक है, नहीं जानता तो फिर कैसे पता चलेगा इसको ना। तो ज़्यादा देर के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। ये स्मॉलेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है पॉलीगन बोला है, क्वेश्चन पर बातें हैं यहाँ पर ना। तो बोला कि यदि बहुभुज के 6 अंतःकोण प्रत्येक कितना डिग्री का है, 174 डिग्री का है, और शेष अंतःकोण कितना डिग्री का है, 162 डिग्री के हैं, तो बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पॉलीगन पहले हम बना लेते हैं। तो यानी कि मान लीजिए आपका इस टाइप का पॉलीगन कुछ होगा, इस टाइप का पॉलीगन कुछ होगा ना। तो हमको नहीं मालूम कि इसमें कितना साइड है, वो नहीं मालूम कितना साइड है ना। फिगर बन गई है, यानी कि आपको बताना है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ना, हो गया ये बताना आपको ना। और इसमें आपको कंडीशन ये दिया है पहले से इसमें। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स, तो मान लेते हैं भुजाओं की संख्या कितनी है,
भुजाओं की संख्या यहीं पर हम लिख लेते हैं। आपसे पूछा है कि इसको हम मिटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं x। कितना हो गया ये? x हो गया यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, हम इसको लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ, एंगल्स लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे, क्योंकि दो इसमें एंगल हो जाता है ना, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है ये होता है n-2 इंटू पाई। कितना होता है ये? n-2 इंटू पाई। हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, बहुभुज के आंतरिक, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ये होता है n-2 इंटू पाई। कितना होता है ये? n-2 इंटू पाई। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग ना ही 22/7 और ना ही 3.14 लेंगे। किसको लेंगे हम लोग पाई का वैल्यू? सबको मालूम है 180 डिग्री। ठीक है ना, हो गया यहाँ तक। तो हम लोग उसी फार्मूला को यूज करने जा रहे हैं। अगर किसी को मतलब ये डिस्कस करना हो कि आया कहाँ से, तो कमेंट करेगा, उसके बाद हम बताएंगे, अभी नहीं, काफी टाइम बीत जाएगा यहाँ पर ना। तो भुजाओं की संख्या x नहीं, हम यहाँ पर n ही मान लेते हैं, n भुजा की संख्या है, n हो गया यहाँ पर। ठीक है, वैसे वो प्रूव होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और किसी को चाहिए तो बोलेगा। तो वही n हो गया ये। तो यहाँ पर ये बोला है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये बोला है कि 6 भुजा, सॉरी 6 एंगल का सम कितना, 6 एंगल में से प्रत्येक एंगल कितना दिया है? 174 डिग्री का ना। 6 एंगल में से प्रत्येक एंगल कितना दिया है? 174 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर एक एंगल, अगर एक एंगल 174 डिग्री का है तो 6 एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 174 गुणा 6, 174 गुणा 6 हो गया। तब यहाँ पर देखिए, हम इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका, इसका और इसका, यानी कि 6 एंगल को हम लोगों ने कवर कर लिया है, 6 एंगल को कवर कर लिया है। तो और मेरा अभी कितना एंगल और बचेगा? और कितना एंगल बचेगा यहाँ पर? और यहाँ पर कितना एंगल बचेगा? तो पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज और हम बता देते हैं, ये ट्रायंगल हुआ ना, ये ट्रायंगल हुआ, तो इसमें 3 एंगल है, तो यहाँ पर कितना साइड है? 3 साइड है, यानी कि जितना एंगल होगा उतना साइड होगा, या जितना साइड होगा उतना एंगल होगा। ठीक है ना, जितना साइड होगा उतना एंगल होगा। केवल पॉलीगन में ही बात ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि बोलिएगा कि इसमें 2 साइड है तो यहाँ पर 2 एंगल है, यहाँ पर एक ही एंगल है। यहाँ पर कितना एंगल है? यहाँ पर एक ही एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एंगल है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर स्क्वायर लेते हैं तो इसमें कितना साइड है? 4 साइड है, तो कितना एंगल हुआ? 4 एंगल हो गया। अगर यहाँ पर पेंटागन लेते हैं, या उसको बोलते हैं पंचभुज, कितना साइड है? 5 साइड है, तो यहाँ पर कितना एंगल हुआ? 1 2 3 4 5 ना। तो इस तरीका से, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, कहाँ गई है? यहाँ पर अगर n साइड लिए हैं तो n एंगल्स भी होगा ना, n साइड लिए तो n एंगल्स भी होगा। तो जिसमें से 6 एंगल हम निकाल लिए, 6 एंगल निकाल लिए, तो बचा कितना? यहाँ पर प्लस डालना पड़ेगा क्योंकि सबको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ना। तो बचा कितना मेरा? n-6 बचा कितना? n-6 एंगल बचा। तो यहाँ पर बोला है कि शेष अंतःकोण, शेष अंतःकोण, यानी कि इसके अंतःकोण और बाहरी कोण, ये वाला बाहर वाला होता है। तो शेष अंतःकोण प्रत्येक 162 डिग्री के हैं। तो शेष अंतःकोण, तो शेष अंतःकोण कितना है? n-6 है, प्रत्येक कितना है? क्या है? 162 डिग्री का। तो n-6 कितना का हो जाएगा? तो n-6 इंटू कितना हो जाएगा? 162 डिग्री हो गया ना।
अब हम टोटल लिख लिया, टोटल अब किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा n-2 इंटू पाई हो गया ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी हो गई है, ये एवरेज स्टूडेंट का पहचान है। मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपन लिखेंगे 174 इंटू 6 प्लस यहाँ पर इसको लिखेंगे 162 इंटू n माइनस 6 इंटू 162 इक्वल 180 n माइनस, इसको यहाँ पर 180 डाल देते हैं, पाई की जगह पर कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, तो 180 n माइनस 360 हो गई है। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे हम ना, तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 174 माइनस 162 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 162n इक्वल 180n माइनस 360 हो गया यहाँ पर। अब सॉल्व करेंगे इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1, ये कितना हो जाएगा 162n इक्वल 180n माइनस 360 हो गया। अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये इधर जाएगा कितना होगा 180n माइनस 162n हो गया ये ना, ये इधर आएगा, ये कितना हो 72 प्लस 360, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 18n इक्वल 2 7 6 13 3 1 4, तो n इक्वल हो जाएगा 432 बाई में 18 कटेगा ये, तो 2 और 18 4 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 24, n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 24 ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आज हम इसको इतना ही पर रोकते हैं, और डेली के डेली हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे, और अच्छा लगे तो आप लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं अगर अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट करके बोल दीजिए कि यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो पढ़ाई से हो या मेरे क्या बोलते हैं उसको टेम्परामेंट या पढ़ाने के जेस्चर से, ठीक है ना, उस बात को ध्यान रखिएगा, या हेयर स्टाइल से, कुछ भी से, हम थोड़ा सा बगल बढ़ जाते हैं। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग कल और ज्योमेट्री का क्वेश्चंस लेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और ज्योमेट्री क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चलिए, बाय बाय।